तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वन शॉट सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं और वो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। तो उस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम जो ग्रुप आज करने वाले हैं कौन सा ग्रुप, 18 यानी नोबल फैमिली इनर्ट गैस का ग्रुप करने वाले हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ मैं उन्हीं चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं जो आपके नीट या फिर जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्या है ग्रुप 18, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नोबल फैमिली। क्या बोलते हैं इसको, नोबल फैमिली। ओके, तो कौन कौन से एलिमेंट्स है ग्रुप 18 में, हीलियम, कौन कौन से है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, आरएन। अब रेडोन तो क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। अब इन नोबल गैसेस में जो एटमॉस्फेयर में अबंडेंट मिलता है वो कौन सा मिलता है, आर्गोन। कौन सा मिलता है, आर्गोन। आर्गोन इज द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर। ये बात क्लियर है। चलो, अब एग्जाम में किसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीनोन के कंपाउंड्स के ऊपर। जीनोन के फ्लोराइड्स हुए, जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स हुए, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, जीनोन के ऑक्साइड हुए। तो आज सबसे पहले मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। क्या देखो, क्या क्या है एग्जाम में, क्या आता है, स्ट्रक्चर आती है, स्ट्रक्चर या शेप एक ही चीज होती है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहले जीनोन के जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स ऑफ जीनोन। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, नील बार्टलेट। क्या नाम था उनका, नील बार्टलेट। नील बार्टलेट ने 1962 में एक काम किया। उन्होंने क्या काम किया कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को उन्होंने PTF6 के साथ क्या किया, हीट किया। अब हीट करने से क्या हुआ, एक कंपाउंड बना कौन सा, O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। और ये कौन सा कलर का है, रेड कलर का कंपाउंड बना। O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, एक रेड कलर का कंपाउंड बना। उनको बाद में पता लगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसमें से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, यानी उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितना होता है, 1175 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है, 1175 किलो जूल पर मोल। अब देखो क्या क्या उन्होंने बाद में कि जो जीनोन होता है ना, जीनोन, अब जीनोन का भी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जीनोन का आयोनाइजेशन एनर्जी वो होता है 1170 किलो जूल पर मोल, मींस ऑलमोस्ट सिमिलर है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनोन एज वेल एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो फिर उन्होंने एक काम किया कि इस जीनोन को PTF6 के साथ में हीट किया। PTF6 के साथ में क्या किया, हीट किया। अब हीट करने से यहां भी एक कंपाउंड बना, कौन सा बना, Xe पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। और ये भी कौन से कलर का है, रेड कलर का कंपाउंड बना। तो नोबल गैसेस में जो सबसे पहले जो कंपाउंड फॉर्म किया गया वो कंपाउंड कौन सा था, Xe पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, या इसको हम लोग कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, क्या, Xe PTF6, ये भी लिख देते हैं। अब इसके ऊपर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है ना। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस फॉर्म्ड वाज, कौन सा था, Xe PTF6। किसने फॉर्म किया, नील बार्टलेट ने 1962 में। उसके बाद तो जैसे ये फॉर्म हुआ, उसके बाद तो फिर जीनोन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स फॉर्म होने स्टार्ट हो गए, XeF2, XeF4, XeF6। फिर ऑक्सीजन के साथ जैसे XeO3, XeO4, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंबाइंड में जिनको हम लोग ऑक्सीफ्लोराइड्स बोलते हैं, जैसे XeOF4, XeO2F2। ठीक है, तो ये काफी सारे कंपाउंड जीनोन के फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अब ये जीनोन के जो कंपाउंड्स हैं
बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम में इनकी स्ट्रक्चर या फिर शेप पूछी जाती है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कॉलम टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो आज हम लोग सबसे पहले ज़ीनोन के कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दिया था कि जो नोबल गैस का सबसे पहला कंपाउंड था वो कौन सा था, XePtF6। ये बात क्लियर है, मिटा रहा हूं इसको। तो देखो ज़ीनोन के कौन कौन से कंपाउंड है, देखो सबसे पहले XeF2, फिर XeF4, XeF6, ठीक है। उसके बाद XeO3, XeO4, फिर XeO2F2, XeOF4, और कौन सा कर सकते हैं Xe, क्या लिखूं मैं, O2, फिर F2 तो आएगा, फिर एक आ जाता है क्या XeO3F2, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनोन। एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनकी पूरी हिस्ट्री निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या हमारे पास XeF2, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने मेरा जो एक लेक्चर देखा होगा स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, कि आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के एक बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। अब XeF2 का हमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो अपना सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, ज़ीनोन है। तो ज़ीनोन है तो लिख दो ज़ीनोन, ये रहा Xe। अब ज़ीनोन क्या है, एक नोबल गैस है, तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 में से कितने फ्लोरीन लगे हैं, 2। एक फ्लोरीन के वैलेंस में कितने हैं, 7। तो उसको अपना बॉन्ड बनाने के लिए कितने और चाहिए, एक और चाहिए। तो ज़ीनोन के पास वैलेंस में 8 है, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 को कितने चाहिए, 2, यानी 2 बॉन्ड पेयर बन गए फ्लोरीन के साथ, 2 फ्लोरीन के साथ। तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 में से 2 गए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हाउ मेनी लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स। इसका मतलब XeF2 में ज़ीनोन के पास 3 तो है क्या, लोन पेयर्स, और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर्स। 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर। ये कहानी क्लियर है। अब देखो पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर कौन सा, सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5। 5 का मतलब क्या हुआ, एक हुआ S और 3 क्या हुए P और एक क्या बचा D। तो यहां पर XeF2 में ज़ीनोन इज इन sp3d हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। कौन सी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, sp3d में है, क्लियर है। अब देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाए, देखो 3 लोन पेयर है, ठीक है, और 2 बॉन्ड पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर को तो आप क्या कर दोगे, एक्सियल कर दो, और 3 लोन पेयर को आप क्या कर दोगे, इक्विटोरियल। व्हाई, क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब रिपल्शन ज्यादा होगा तो लोन पेयर के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा करना अपने को। अब 3 लोन पेयर को अगर मैं इक्विटोरियल में डालता हूं तो उनके बीच में एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 120। लेकिन अगर मैं उनको एक्सियल में डालता तो उन एक्सियल का इक्विटोरियल के साथ एंगल कितना होता, 90 डिग्री होता। तो वो बात नहीं जमती है ना। तो क्या किया हम लोगों ने, लोन पेयर को कहां रखना है, इक्विटोरियल में रखना है, ताकि उनका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाए, ताकि रिपल्शन कम हो जाए, और उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो देखो Xe हमने क्या काम किया, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और ये तीसरा लोन पेयर। इन 3 लोन पेयर को तो हमने क्या कर दिया, इक्विटोरियल में डाल दिया। कहानी समझ गए, इन 3 को तो हमने क्या कर दिया, इक्विटोरियल में। फिर अब एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। अब 2 फ्लोरीन को हमने क्या डाल दिया, एक्सियल में डाल दिया। क्लियर कहानी है। अब लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर के बीच में एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ज़ीनोन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहां पे ज़ीनोन की, क्या है, sp3d। बिल्कुल क्लियर है, समझ गए क्यों, 3 + 2 कितने हो गए, 5। 5 का मतलब क्या हुआ, एक S, 3 P और एक D। दूसरी बात, यहां पर जो ज्योमेट्री है, देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री क्या हुई, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या हुई, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। ये इसका ज्योमेट्री है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, स्ट्रक्चर या फिर हम क्या बोलते हैं, शेप। ये इंपॉर्टेंट है।
स्ट्रक्चर और शेप एक ही बात होती है, दोनों एस से स्टार्ट है, दोनों एक ही बात है। अब वही केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था क्या, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है कि ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट होते हैं Lg, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, Lg, घर में टीवी कौन सा है, Lg, L का मतलब लोन पेयर, G का मतलब ज्योमेट्री, यानी लोन पेयर काउंट होते हैं किसमें, ज्योमेट्री में। तो लोन पेयर काउंट किसमें नहीं होते हैं, शेप में, तो शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होगा। तो अब लोन पेयर काउंट नहीं होगा, ये कुछ काउंट नहीं होगा, तो फिर ये बचा हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, एक लाइन, तो इसका जो ज्योमेट्री, इसका जो शेप या स्ट्रक्चर वो क्या है, लीनियर है। क्या है, लीनियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, द स्ट्रक्चर ऑफ HCF2 इज व्हाट, क्या, लीनियर, कहानी क्लियर है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब एक तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और टाइप से भी आता है क्या, कि XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद। अब आपको ऑप्शन देगा, ठीक है ना, तो देखो किस किस के साथ आइसोस्ट्रक्चरल है, तो पहला देखो, पहला पॉइंट देखो I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव के साथ ये क्या आइसोस्ट्रक्चरल है, कौन, XeF2, करके देखते हैं। अब I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, 3 आयोडीन है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, आयोडीन ही होगा, तो सेंट्रल एटम देखो कौन सा हो गया, आयोडीन हो गया। अब आयोडीन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। अब देखो एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब देयर इज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ओके, तो एक काम करो, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम को दे दो एक बार। अब सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब इस 8 को मैं कैसे लिख दूं, देखो ध्यान से, 8 को मैंने लिख दिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, कहानी क्लियर है। अब बाद में 2 आयोडीन बचे, उन दोनों आयोडीन में वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो एक आयोडीन यहां लगा दो और एक आयोडीन, देखो एक आयोडीन यहां लगा दो और एक आयोडीन कहां लगा दो, यहां लगा दो। अब इनके पास वैलेंस में कितने हैं, 7 है, तो 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कहानी क्लियर। फिर क्या काम करो कि 2 आयोडीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, कहानी क्लियर है, बन गए। और इस सेंटर वाले आयोडीन के पास ये 3 क्या रह गए, ये 3 इसके पास रह गए क्या, लोन पेयर। अब देखो कहानी वही हो गई, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर या शेप में तो लोन पेयर काउंट ही नहीं करते, अगर ये काउंट नहीं करें तो इसका शेप क्या हो जाएगा, लिनियर हो जाएगा। मैं ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है। तो XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद I3 नेगेटिव, क्या, I3 नेगेटिव। अब यहां पर आयोडीन का, सेंट्रल वाले आयोडीन का अगर हाइब्रिडाइज स्टेट देखें तो कितना होगा, 1 2 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है 5, सेम कहानी sp3d, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp3d होगा, कहानी क्लियर है। चलो नंबर 2, ICl2 नेगेटिव, क्या है, ICl2 नेगेटिव। एक बात सोच के देखो यहां पे, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, सेंट्रल आयोडीन को दिया था, ब्रैकेट लगा दो, बाहर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगा दो, क्लियर का नहीं। अब ICl2 नेगेटिव पर आता है, एक काम करो, सेंट्रल एटम तो यहां पर भी कौन सा है, आयोडीन है, यहां पर भी क्या था, आयोडीन, लेकिन आयोडीन के अलावा यहां पर 2 एक्स्ट्रा आयोडीन थे। उन 2 एक्स्ट्रा आयोडीन को, ये वाले, उनको अगर मैं क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं, क्लोरीन से, देखो यहां पर इस I को हटा के अगर मैं C लगा दूं, अगर इसको मैं C लगा दूं, तो बात तो वही हो गई, क्या बन गया ये आपका ICl2 नेगेटिव, क्या बन गया, ICl2 नेगेटिव। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट सेंट्रल एटम का वो भी क्या है, sp3d, और ये क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसका मतलब जो ICl2 नेगेटिव है, ये भी आपका क्या हो गया, XeF2 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल हो गया, कहानी समझ आ गई, ठीक है। थर्ड देखो, इस टाइप से भी पूछ सकता है कि आपको दे दे CO2, क्या दे दे, CO2। अब CO2 का तो स्ट्रक्चर आप जानते हो, सेंट्रल एटम कौन है, C, यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये तो है। अब यहां पर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है, 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पे रहे नहीं, यहां पे सेंट्रल एटम के पास 2 का मतलब sp, तो यहां पे सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है, आइसोस्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर पूछा गया है। अब देखो अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होते हैं तो ज्योमेट्री एंड शेप सेम होती है। अब सेंट्रल एटम के पास यहां पर sp में ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, तो शेप भी क्या है, लीनियर ही तो है, तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा,
कभी अगर क्वेश्चन आ जाए HCF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद और ऑप्शन में वन ऑफ द ऑप्शंस में दिया हो CO2 तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये नहीं दे करके अगर दे I3 नेगेटिव बिल्कुल करेक्ट है, अगर दे ICl2 नेगेटिव बिल्कुल करेक्ट है। पता लगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। तो ये 4 नंबर आपके अच्छे से कंफर्म हो जाने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, चलो। तो ये हमने पहला कौन सा पढ़ लिया, HCF2 के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हाइब्रिड स्टेट क्या होती है सेंट्रल एटम की, sp3d, और ज्योमेट्री क्या है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, और स्ट्रक्चर या शेप क्या है, लीनियर है। चलो अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे क्या दिया है, XeF4 दिया है। क्या दिया है, XeF4। अब XeF4 में देखो सेंट्रल एटम कौन है, ज़ीनोन। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, कितने, 4 फ्लोरीन। तो 4 तो बन गए बॉन्ड पेयर। 4 क्या बन गए, बॉन्ड पेयर। अब 8 में से 4 अगर 4 फ्लोरीन लेंगे तो पीछे कितने बचे, 4 का मतलब हाउ मेनी लोन पेयर, 2। तो इसका मतलब 2 क्या है यहाँ पर, लोन पेयर। अब 4 प्लस में 2 कितने हुए, 6 हुए। कितने हुए, 6 हुए। 5 ये 1 ये 6 का मतलब S के बाद P3 के बाद D2। तो यहां पे जो सेंट्रल एटम है दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एटम कौन हो गया, ज़ीनोन हो गया। ठीक है, अब देखो 4 बॉन्ड पेयर है। अब 4 बॉन्ड पेयर को तो मैं एक्सियल में तो ले नहीं सकता, किस में लेना पड़ेगा, मेरे को इक्वेटोरियल में लेना पड़ेगा। क्यों, इक्वेटोरियल में भी अगर चारों को लूंगा तो बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री, और अगर लोन पेयर को भी लेता तो भी कितना था, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब बॉन्ड एंगल सेम है तो फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे कि जो 4 फ्लोरीन है, इन 4 फ्लोरीन को हम लोग कहां पे ले लेंगे, इक्वेटोरियल पे। 1 2 उसके बाद 3 4 ले लिया। तो ये तो हो गए 4 फ्लोरीन के साथ। अब क्या बचे, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर अबव द सरफेस और एक लोन पेयर बिलो द सरफेस। कहानी समझ आ गई आपको अच्छे से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, निकाला था हम लोगों ने। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी सेंट्रल एटम की, 4 + 2 6 यानी sp3d2। क्लियर कहानी है। नंबर 2, अब देखो यहां पर ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री में लोन पेयर भी काउंट होता है ना, LG। तो ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे है। तो ज्योमेट्री इसकी क्या, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। नंबर 3, अब इसका स्ट्रक्चर या फिर शेप, ये क्या है, अब स्ट्रक्चर या शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होते, तो लोन पेयर हटा दो तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, स्क्वायर प्लेनर। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो XeF4 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, तो XeF4 का स्ट्रक्चर या शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नंबर 3 पे चलते हैं, क्या, XeF6। सेंट्रल एटम कौन, ज़ीनोन। वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने, 6, और 6 में वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन लेके 6 फ्लोरीन, पीछे कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो भैया 6 तो है बॉन्ड पेयर और 1 क्या है, लोन पेयर। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया, 7। 2 तो ये हो गया, देखो 5 ही हो गया, 7 हो गए। अब 7 का मतलब क्या हुआ, 7 का मतलब हुआ sp3 और d कितने बचे, 3 बचे। तो यहां पर जो ज़ीनोन है इट इज sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड। ज़ीनोन क्या है, sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं Xe। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपका हाथ ही काफी है। हाथ कैसे काफी, देखो अज्यूम करो, अज्यूम योर पाम एज ज़ीनोन। ये ज़ीनोन हो गया। अब इस पाम को आप ऐसे करो, जब आप इसको ऐसे करोगे तो देखो 1 फ्लोरीन, 2 3 4 5 फ्लोरीन, तो आपकी 5 फिंगर्स हो गई, और इसको भी 1 फ्लोरीन मान लो, तो टोटल कितने हो गए, 6 फ्लोरीन। पाम के साथ में 5 और 1 6 फ्लोरीन लगे। ओके, अब एक क्या है, लोन पेयर है। 6 बॉन्ड पेयर हुए, 1 लोन पेयर हुआ। अब देखो वेस्पर 3 क्या बोलती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो ये बॉन्ड पेयर थोड़े से स्लाइटली क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इसका जो ज्योमेट्री है तो क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे होकर के स्लाइटली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। स्लाइटली क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो देखो ध्यान से करते हैं हम लोग Xe। तो क्या करोगे,
एक लोन पेयर दिखा दो ऊपर। फिर 6 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनको थोड़ा 3D बना दो समझाने के लिए। तो ये क्या हो गया इसका XeF6 का स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहले देखो क्या कहानी आती है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है। सबसे पहले क्या आती है, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3। फिर दूसरा क्या आता है यहां पर, ज्योमेट्री। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी क्या, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। sp3d3 में क्या होती है ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और नंबर 3 क्या है, स्ट्रक्चर या शेप। अब स्ट्रक्चर या शेप मैंने आपको क्या बताया, उसमें लोन पेयर काउंट होता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर स्लाइटली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो क्या है ये, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। XeF6 का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या द शेप ऑफ XeF6 इज, क्या लिखोगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कहानी समझ आई। 3 हमने स्ट्रक्चर बनाए, XeF2, XeF4, XeF6, ठीक है। सबका हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर एंड शेप हमने अच्छे से किया है, ठीक है। अच्छे से उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गए। अब हम इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेंगे हम लोग क्या, XeO3, XeO4 और XeO2F2। तो देखो नंबर 4 क्या दूंगा पहले, XeO3, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, और 2 बॉन्ड बनाने के लिए उसको जिनोम से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। जैसे फ्लोरीन को जिनोम से कितने चाहिए था, 1 चाहिए था। एक ऑक्सीजन को जिनोम से कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो XeO3 में सेंट्रल एटम कौन है, ज़ीनोन है। देखो ध्यान से, सेंट्रल एटम कौन है, ज़ीनोन है। वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 में से एक ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, तो 3 क्या बनाएंगे, 3 डबल बॉन्ड बनेंगे। तो एक काम करो, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, हो गया। तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ज़ीनोन के 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन चले गए ज़ीनोन के। पीछे कितने बचे, 8 में से 6 गए, 2 बचे। 2 का मतलब देयर इज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये XeO3 का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। यहाँ पर ज़ीनोन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होगा बताओ, ठीक है। लोन पेयर कितना है, 1। अब डबल बॉन्ड में सिग्मा कितना है, 1। तो टोटल कितने सिग्मा हुए, 1 2 3। वी हैव 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर। टोटल कितना हुआ, 4 का मतलब sp3। यहां पर ज़ीनोन इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। कहानी बिल्कुल क्लियर है। नंबर 2, अब यहां पर ज्योमेट्री क्या होगा इसका, ज्योमेट्री sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री होगी यहां पर क्या, टेट्राहेड्रल। उसके बाद मेन कहानी स्ट्रक्चर या फिर शेप। अब देखो स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो काउंट करते नहीं है, लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, तो फिर पीछे क्या बचा, पीछे क्या बचा, ये बचा, यानी पिरामिड, पिरामिडल। क्या होगा, पिरामिडल। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, XeO3 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, क्या है, XeO3 इज आइसो स्ट्रक्चर विद, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आपको अगर ऑप्शन दे दे NH3 में भी सेम वही कहानी होती है, नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है और 3 यहां पर क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो अमोनिया के अंदर अमोनिया का आईयूपीएसी नेम क्या है, एजेन, AZANE। इनकेस अगर आपको नहीं पता हो तो अमोनिया का आईयूपीएसी नेम क्या है, एजेन। तो यहां पर देखो स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो काउंट करते नहीं है, फिर पीछे क्या बचे, 3 बॉन्ड पेयर लाइक अ पिरामिड। तो यहाँ पर NH3 है, वो भी क्या है, पिरामिडल शेप का है। क्या है, पिरामिडल शेप का। कहानी क्लियर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। चले आगे, चलो। तो XeO3 हो गया। उसके बाद आगे कौन सा चले, XeO4। सबसे सिंपल। नंबर 5 क्या बोला, XeO4। सेंट्रल एटम कौन हुआ बताओ, ज़ीनोन हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन है और 4 ऑक्सीजन लग गए,
तो क्या लगेंगे, डबल डबल बॉन्ड से लगेंगे, तो कहानी समझ आ गई, कोई लोन पेयर बचा ही नहीं। अब जब लोन पेयर नहीं होता then ज्योमेट्री एंड शेप इज सेम, ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे जिनोन का, फटाफट बताओ सोच के क्या होने वाला है। 1 2 3 4 सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है ना, तो 4 डबल बॉन्ड में 4 सिग्मा एंड देयर इज नो लोन पेयर, तो 4 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, sp3, 4 का मतलब sp3। दूसरा, अब यहां पर जो ज्योमेट्री है या शेप है इज द सेम थिंग, व्हाई, बिकॉज़ देयर इज नो लोन पेयर। अब 4 का मतलब क्या हुआ, यहां पे टेट्राहेड्रल, क्या हुआ, टेट्राहेड्रल, यानी XeO4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद मीथेन आ जाए तो सेम कहानी है, CCl4 आ जाए तो भी सेम कहानी है, समझ गए कहानी। तो XeO4 के बारे में ये हो गया। अब आगे चलते हैं नंबर 6, क्या पढ़े हम लोग, XeO2F2, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से देखना, ठीक है, क्या बोला। और O2F2 बताने से पहले मैं डिटेल में समझाऊंगा इसको, पहले मैं कर देता हूं क्या, XeOF4, देखो XeOF4 सिंपल सा है, कैसे, सेंट्रल एटम कौन हुआ, जीनोन हुआ, क्लियर है। अब देखो 4 तो लग गया फ्लोरीन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले गए, एक लग गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन ले गए, 6 चले गए, पीछे कितने बचे, 2, यानी यहां पर क्या है, यहां पर 4 तो बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है विद फ्लोरीन, एक बॉन्ड पेयर है डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड देयर इज वन लोन पेयर, यही तो कहानी, ठीक है। अब पहले तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट देखें, तो 4 तो ये हो गया सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ये हो गया 5 और एक लोन पेयर हो गया 6 का मतलब क्या हुआ, sp3d2, यहां पे XeO4 में जीनोन इज इन sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, कहानी क्लियर है। चलो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या करेंगे, 4 फ्लोरीन ज्यादा नंबर में है तो उनको हम लोग कहां रखेंगे, इक्विटोरियल में रखेंगे, तो 4 फ्लोरीन को आप डाल दो इक्विटोरियल में, सो दैट देयर बॉन्ड एंगल कैन बी 90 डिग्री, डाल दिया हम लोगों ने, 4 फ्लोरीन को हमने इक्विटोरियल में डाल दिया। अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक लोन पेयर, तो उनको कर दो एक्सियल में, ठीक है, ऊपर नीचे कर दो, तो देखो मैंने डबल बॉन्ड दिखा दिया यहां पर और लोन पेयर कहां दिखा दिया, मान लो नीचे, ये कहानी क्लियर है, कोई इशू है नहीं है ना। अब देखो सबसे पहले क्या पढ़े इसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, अभी पढ़ा था हमने 6 में, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, ज्योमेट्री। अब यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। अब ज्योमेट्री क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं इसको, ऑक्टाहेड्रल, क्या बोल सकता हूं, ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री क्या हो गया, स्क्वायर बाई पिरामिडल, और यू कैन से व्हाट, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। नंबर 3, स्ट्रक्चर एंड शेप। अब स्ट्रक्चर या शेप क्या हो गया बताओ, अब स्ट्रक्चर या शेप में तो लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, फिर क्या बचा, स्क्वायर, एक ही पिरामिड बचा, स्क्वायर पिरामिडल, क्या हुआ, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। XeO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, कर लोगे अच्छे से, ठीक है। 3 और बना दिए हमने, अच्छे से उतार लीजिए, चलते हैं फिर आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। आई थिंक आपको ये बड़ा अच्छा लग रहा होगा, इजीली समझ आ रहा होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है इसमें से, ठीक है। चलो नंबर 7, अब नंबर 7 हम लोग पहले क्या ले लें, XeO3F2 ले लेते हैं, XeO3F2 कम ही पूछा जाता है लेकिन पूछेगा। तो सेंट्रल एटम कौन हुआ, जीनोन। अब देखो सेंट्रल एटम जीनोन है, 2 फ्लोरीन ने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड, और 3 ऑक्सीजन ने 3 डबल बॉन्ड बनाए। अब 3 डबल बॉन्ड है तो उसको तो कहां रखोगे, इक्विटोरियल में रखोगे, और 2 फ्लोरीन को कहां रखोगे, एक्सियल में रखोगे। कारण क्या है बताता हूं, तो पहले काम करो, ऑक्सीजन 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 रख दिया हमने इक्विटोरियल में,
ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया इनके बीच में 120। सर आपने इसको इक्वेटोरियल में क्यों रखा, देखो रीजन क्या था, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। अब पाई का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अब इस डबल बॉन्ड में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्लोज होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हमको डबल बॉन्ड को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना था, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस सिर्फ इक्वेटोरियल में बनता है यहाँ पर, और वो कितना है 120 डिग्री एंगल पे। कहानी क्लियर है। और जो दो फ्लोरीन है उसको हम लोग कहां डाल देंगे, फिर एक्सियल में डाल देंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स है। क्लियर है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, देन ज्योमेट्री एंड शेप इज सेम। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, सबसे पहले यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, किसकी, जिनोन की। 3 तो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा और 2 फ्लोरीन के साथ सिग्मा, टोटल कितने हुए 5। 5 का मतलब क्या हुआ, sp3d। तो यहां पे जिनोन इज इन sp3d हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। दूसरा हेयर ज्योमेट्री एंड शेप। अब शेप या स्ट्रक्चर की बात होती है, ज्योमेट्री एंड शेप क्या है, सेम है बाय, बिकॉज़ देयर इज नो लोन पेयर, और वो क्या होगा, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। क्या होगा, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। कहानी समझ आ गई अच्छे से, कोई इशू नहीं है। ये था आपका XeO3F2। अब लास्ट में जो कि इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, XeO2F2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चलो देखते हैं। सेंट्रल एटम कौन है, ज़ीनोन। सेंट्रल एटम कौन है, ज़ीनोन। अब ज़ीनोन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 8 में से 2 ले गया, 2 फ्लोरीन, और 4 ले गए 2 ऑक्सीजन। पीछे कितने बचे, 2, यानी एक लोन पेयर बचा। अब यहां पर XeO2F2 में 2 टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है। मैं दोनों टाइप की स्ट्रक्चर बताता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ XeO2F2। ध्यान से समझिएगा, पहली स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं और आपको बतानी पड़ेगी करेक्ट कौन सी है, और उसका एक रीजन भी देना पड़ेगा, लॉजिक भी देना पड़ेगा। देखो क्या है, Xe बनाया मैंने, उसके बाद एक लोन पेयर दिखाता है, ये रहा लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड हो, यानी लोन पेयर और ये जो डबल बॉन्ड थे इनको मैंने किस में रख दिया, इक्वेटोरियल में रख दिया। किस में रख दिया, इक्वेटोरियल में। कहानी समझ आ गई। और जो फ्लोरीन के साथ वाले थे बॉन्ड पेयर, उनको मैंने कहां रख दिया, एक्सियल में। तो एक तो स्ट्रक्चर बन गया ये, ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर बन गया ये। कहानी क्लियर है। दूसरी स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, कि भैया मैं लोन पेयर के साथ में यानी इक्वेटोरियल में किसको रखूं, फ्लोरीन को भी तो रख सकता हूं। इक्वेटोरियल में किसको रख सकता हूं, फ्लोरीन को भी, ठीक है। तो लोन पेयर एंड 2 फ्लोरीन्स दे आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और जो डबल बॉन्ड O है उनको मैं कहां रख सकता हूं, एक्सियल में। उनको मैंने डाल दिया कहां पे, एक्सियल। तो 2 टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकती है। सोच के बताइए कि दोनों में से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है और क्यों, ठीक है, टेक योर टाइम, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं, आपने सोच लिया होगा करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है। करेक्ट स्ट्रक्चर है ये करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। अब माइंड में आ रहा होगा कि सर ये करेक्ट क्यों है, तो देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, देखो मैं इसको अच्छे से बताता हूं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये तो सिग्मा बना दिया मैंने। फिर पाई बनाऊं, पाई कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो ये बना पाई, बना ना। सिमिलरली यहां पर जो डबल बॉन्ड O है वहां पर भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो लोन पेयर है, ये एक दूसरे से क्या है, अवे है, तो उनके अंदर रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये कहानी क्लियर है। अब देखो यहां पर देखते हैं, यहां पर जैसे मैं इस डबल बॉन्ड को एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर क्या है, ये तो बन गया सिग्मा डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, और उसके बाद ये है पाई, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नजदीक आ गए। नजदीक आने से क्या होगा, ड्यू टू सेम चार्ज उनके अंदर रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने से स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। तो ये स्ट्रक्चर इसका करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। कौन सा है, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। कहानी बिल्कुल समझ आ गई, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। तो HCO2F2 का करेक्ट स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं इसको भी। क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रल एटम हो गया ज़ीनोन, देयर इज अ लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, F एंड F। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन के साथ वाले बॉन्ड्स वो क्या है, इक्वेटोरियल में है, एंड फ्लोरीन्स आर एट एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है ज़ीनोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 5, 4 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, टोटल में 5 का मतलब क्या हुआ, sp3d। क्या हुआ, sp3d। अब देखो यहां पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ज्योमेट्री एंड शेप विल बी डिफरेंट। तो देखो सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री आपकी वही क्या, ट्रिगनल बाई पिरामिडल। क्या होगा, ट्रिगनल बाई पिरामिडल। और थर्ड स्ट्रक्चर या फिर क्या बोलो, शेप। अब स्ट्रक्चर और शेप में तो लोन पेयर काउंट करते नहीं है, ये काउंट नहीं करें तो ये शेप कैसे बनी, बचपन याद आया होगा, सीसो। बचपन में स्कूल के अंदर सीसो के ऊपर बैठे होंगे, एक बच्चा सामने बैठा है, हम बैठा, तो याद है कुछ। तो देखो इसको अगर आप थोड़ा सा रोटेट कर देते हो, तो मैं रोटेट करके आपको दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। XE डबल बॉन्ड O फ्लोरीन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो अगर मैं ये लोन पेयर हटा दूं तो क्या बन गया, सीसो नहीं बना क्या। तो स्ट्रक्चर या शेप कैसी होती है इसकी, सीसो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द शेप ऑफ HCO2F2 इज सीसो। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने अभी ज़ीनोन के कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर पढ़ी है, इनकी ज्योमेट्री पढ़ी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, और इनकी शेप वगैरह हमने डिस्कस किया। आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए अभी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाए ज़ीनोन के कंपाउंड्स के ऊपर, कि नीट में या जेईई मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन एम्स 2011 में है। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ ज़ीनोन सिंथेसाइज्ड वाज। तो ज़ीनोन का पहला कंपाउंड नील बार्टलेट ने बनाया था, किसकी देखा देखी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की देखा देखी। कि जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है कितना है, 1175 किलोजूल पर मोल था, और ज़ीनोन का भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना है, नियर अबाउट सेम है, कितना है, 1170 किलोजूल पर मोल। तो रेड कलर का कंपाउंड बनाया ज़ीनोन का पहला, किसके साथ, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, PtF6 के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। तो ये थर्ड इसका आंसर। चलो अब अगला, नीट 2013 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल XCO4। तो पहले XCO4 का स्ट्रक्चर बता लेते हैं। XCO4 का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो काम नाम ये लो, Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये XCO4 का स्ट्रक्चर है। तो इनकरेक्ट देखना, पहला XCO4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल करेक्ट है, बट वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वन। दूसरा, XCO4 मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर, भैया यही आपका आंसर हो गया। स्क्वायर प्लेनर कहां है, वो तो क्या है, टेट्राहेड्रल है, 3D है। स्क्वायर प्लेनर तो क्या होती है, 2D होती है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ही हो जाएगा। नीट 2013 में XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, देखो आपको बिगिनिंग में बताया था कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए I3 नेगेटिव तो कर देना है। क्या आपको I3 नेगेटिव नहीं दिया है, नहीं दिया है। फिर आपको दे दिया जाए क्या, ICl2 नेगेटिव, कर डालना है, ICl2 नेगेटिव बिल्कुल दिया है। तो देखते ही आंसर आना चाहिए, सिंपल है। चलो IIT 2012 में क्वेश्चन क्या दिया है,
द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल, अभी जस्ट करवा के हटाओ, ठीक है। XeO2F2, Xe ये लोन पेयर हुआ, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी लोन पेयर और ऑक्सीजन वाले जो बॉन्ड्स है वो कहां पर होंगे, इक्विटोरियल में होंगे, और दो F कहां होंगे, एक्सियल में होंगे। तो क्या बोला, शेप पूछा है, शेप कैसे होती है, सीसो, लोन पेयर हटा दो, पीछे क्या बचा, सीसो, तो शेप क्या होगी, सीसो। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। IIT 2012 में था। अब IIT 2004 में दिया है, क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ज़ीनोन एटम इन XeO4। देखो XeO4 क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, ज़ीनोन, 4 बॉन्ड 4 फ्लोरीन के साथ, तो 4 फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड हो गए, उसके बाद एक डबल बॉन्ड O हो गया, और एक क्या बचा, लोन पेयर, तो एक ही लोन पेयर बचेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, देयर इज ओनली वन लोन पेयर ऑन ज़ीनोन इन XeOF4। अब जेई ओडिशा में 2006 में क्वेश्चन आया है, बॉन्ड एंगल इन XeO3, XeO3 क्या होगा, Xe, देयर इज अ लोन पेयर, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। मैंने आपको बताया था XeO3 इज आइसोस्ट्रक्चर विद अमोनिया, अमोनिया में लोन पेयर कितना होता है, 107 डिग्री, तो XeO3 उसमें भी लोन बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 107 डिग्री होना चाहिए, सिंपल। तो 6 का आंसर कौन सा आएगा, नंबर 2। क्लियर है, बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है, कॉलम टाइप क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोलता है, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1, कॉलम 1 में कंपाउंड दिए हैं विद हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन तो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया है, चलो, एंड शेप गिवन इन कॉलम 2, कॉलम 2 में शेप जरूर दिया हुआ है, एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। 2016 में क्वेश्चन था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने डाल दिया, चलो शेप जरूर डाला उन्होंने, तो ठीक है, करते हैं। XeF6 का मैंने आपको शेप क्या बताया था, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो XeF6 क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, बिल्कुल 1 का 1 हो जाना चाहिए। अब 1 के 1 में देखो ध्यान से, कोड नंबर 1 में 1 का 1 है, करेक्ट हो सकता है, कोड 2 में 1 का 1 है, करेक्ट हो सकता है, कोड 3 में 1 का 4 है, रॉन्ग हो गया, कोड 4 में 1 का 4 है, रॉन्ग हो गया। अब हम आगे 50-50 पे 1 और 2 दो ऑप्शन में से चूज करना है। अब आगे चलते हैं। XeO3 क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है, जस्ट लाइक अमोनिया, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल भी किया था। तो XeO3 क्या आपका पिरामिडल है, यानी 2 का क्या हो जाना चाहिए, 3। तो फर्स्ट ऑप्शन में 2 का कोड क्या है, 3, और सेकंड में 2 का कोड क्या है, 2, तो सेकंड रॉन्ग हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1। आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। फिर भी चलो आगे चलते हैं। आपको दिया XeOF4, XeOF4 क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है, तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया, थर्ड का हो गया 4, फिर 4 का लास्ट में क्या बचा, स्क्वायर प्लेनर बचा XeO4 का, सिंपल क्वेश्चन। अब देखो अगेन नीट 2019 के ऊपर भी ये कॉलम वाला क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बोलते हैं, मैच द ज़ीनोन कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विद इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। वही सेम कहानी, स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, तो करके देखते हैं। XeF4 क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, तो ए का क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए, ए का क्या हो जाना चाहिए, 2। फिर XeF6 क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बी का 3 हो जाएगा। XeO3 क्या है पिरामिडल, डी का क्या हो जाएगा 1, तो सी का क्या बचा 4, तो ए का 2, A2 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में A2 है, और 2 में A3 है, रॉन्ग हो गया, 3 में 1 है, 4 में A2 है, हो सकता है। फिर अपना बी का क्या आ रहा है, बी का 3 आ रहा है, तो B3 किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है, बी का यहाँ पे 1 दे रहा है, 1 में, ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। कहानी समझ गए कि ज़ीनोन के कंपाउंड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अच्छे से स्ट्रक्चर बना लिए, अगर आपको मेथड पता लग गया, अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस पता लग गया, तो मेरे ख्याल से आपकी ये 4 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अच्छे से कर लीजिए, आगे चलते हैं। अभी चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़ीनोन के कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ लिए, अभी थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के ऊपर जाते हैं। तो देखो सबसे पहले कि नोबल गैसेस में क्या क्या हमारे पास है, हीलियम, नियोन, आर्गन, इन तीनों के ट्रू कंपाउंड्स हमको अभी तक मिले नहीं। द ट्रू कंपाउंड्स ऑफ हीलियम, नियोन एंड आर्गन अभी तक हमको मिले नहीं है। उसके बाद कौन सा आता है, आर्गन के बाद क्रिप्टोन। अब देखो क्रिप्टोन के जो कंपाउंड्स है दे आर फ्यूअर,
कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टोन आर फ्यूअर, और क्रिप्टोन में जो KrF2 को हम लोग क्या कर पाए हैं, आइसोलेट कर पाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टोन के बाद कौन सा आता है, जिनोन। जिनोन के तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जिनोन के बाद कौन सा है, रेडोन के। ठीक है, अब देखो रेडोन के जो कंपाउंड्स है उनको हम लोग अभी तक आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन रेडोन का एक कंपाउंड है RnF2, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं। कौन से टेक्निक से, बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक। ठीक है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक से RnF2 इज आइडेंटिफाइड बट इज नॉट आइसोलेटेड येट। कहानी समझ आ गई। चलो अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा आप देख लीजिए। दूसरी बात, अब जिनोन के जो फ्लोराइड्स की बात हम लोग कर रहे हैं, जिनोन के फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम लोग ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो ये बनते कैसे क्या है, तो हम लोग रिएक्शन देखते हैं। देखो ध्यान से कि जिनोन है, ठीक है, अब जिनोन की रिएक्शन अगर हम लोग फ्लोरीन के साथ करवाते हैं, जिनोन की रिएक्शन अगर हम लोग फ्लोरीन के साथ कराते हैं, इसमें जिनोन हम लोग किसमें ले ले, एक्सेस में ले ले। आपको ऐसे दे सकता है, या आपको दे सकता है कि 1:1 की रेशो में जिनोन एंड फ्लोरीन को उसमें 1:1 की रेशो में। ठीक है, ओके, कितने पे, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस, या आप 673 केल्विन बोल सकते हो, और 1 बार के ऊपर प्रेशर कितना लिया, 1 बार लिया, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, XeF2 कंपाउंड बनेगा, और ये क्या होता है, सॉलिड होता है। XeF2 क्या है, सॉलिड है। ये कहानी समझ आ गई। चलो तो पहला रिएक्शन तो हो गया ये। दूसरा रिएक्शन, यही जिनोन को अगर हम लोग फ्लोरीन के साथ 1:5 रेशो में लेते हैं, तो रेशो याद कर लीजिएगा, हो सकता है रेशो के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। 1:5 रेशो में लेते हैं तो टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस, यू कैन से 873 केल्विन, और 7 बार प्रेशर है, तो उसके ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, XeF4 बनेगा। ये भी क्या है, सॉलिड है। यानी समझ गए। थर्ड देखो क्या है, थर्ड, जिनोन और फ्लोरीन को, जिनोन और फ्लोरीन को अगर हम लोग 1:20 रेशो में ले लेते हैं, 1:20 रेशो में ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, टेम्परेचर कितना लगेगा, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस, और 60 to 70 बार, यानी धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो क्या बनेगा, XeF6 बनेगा, सॉलिड बनेगा। अब ये जो 3 फ्लोराइड्स बने, XeF2, XeF4, XeF6, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, एंड दीज आर हाईली एक्सप्लोसिव। क्या होते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव। दूसरी बात, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्ट कर जाते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं, दे एक्सप्लोड एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लो, 298 केल्विन पे। तीसरी बात, दे कैन हाइड्रोलाइज इवन विद ट्रेसेस ऑफ वाटर। क्या लिखा मैंने, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। अगर थोड़ा सा ही पानी ले लिया, थोड़ा सा पानी, उसी के अंदर ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। कहानी क्लियर है, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये प्रेशर मेरे को याद करने का एक बड़ा अच्छा टेक्निक है। आपने साउथ की मूवीज देखी होंगी, साउथ की मूवीज में आपने देखा होगा कि एक हीरो एक साथ में 60-70 लोगों को मार देता है, देखा होगा ना आपने। तो देखो मैंने कैसे याद किया, एक साथ 60-70, एक साथ 60-70। साउथ की मूवीज में हीरो एक साथ 60-70 को मार देता, तो इसको मेरे को ये प्रेशर यहाँ पे याद हो गया। ठीक है, तो चलो, तो ये थे जिनोन के कुछ एक फ्लोराइड्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या, XeF6 को तैयार करने का, रेडी करने का एक और भी रिएक्शन है। देखो कैसे, XeF4 की रिएक्शन आप O2F2 के साथ करा दो। XeF4 है, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, O2F2 के साथ। 143 केल्विन के ऊपर, डिग्री सेल्सियस में तो माइनस में हो जाएगा, 143 केल्विन पे कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, XeF6 बन जाएगा, और प्लस में कौन सी गैस लिबरेट कर देगा, O2 गैस को ये लिबरेट कर देगा। अच्छे से ये भी समझ लीजिएगा, ये भी रिएक्शन आती है। अब थोड़ा सा आगे एक इंपॉर्टेंट क्या है,
कि ये जो XeF6 है, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें तो दो टाइप की हाइड्रोलाइसिस है, एक तो है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और एक है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। XeF6 की अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करूं तो क्या बनेगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल लगेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 रिक्वायर्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कितना, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, F भी कितने हैं, 6 है, तो टोटल क्या बन जाएगा, 6 तो बन जाएगा HF। ये कहानी क्लियर है, ये चला गया, ये चला गया, पीछे क्या बचा, O3, तो आपके पास क्या बनेगा, XeO3। द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 it requires 3 water molecules and it gives XeO3। अगर यही हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें, दूसरा देखो क्या करें हम लोग, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें, स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं क्या बनेगा। देखो हमने सबसे पहले किया XeF6 और मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा, कितने H, 2, कितने F लेगा, 2, तो 2 तो बना दो क्या, HF। ठीक है, अब H चले गए 2, पीछे क्या बचा, एक ऑक्सीजन, यहां से 2 F हटा दो, क्या बचा, F4, एक ऑक्सीजन लगा दो, तो क्या बनेगा, XeOF4। तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा XeF4। अब इस XeF4 का, OF4 का दोबारा से एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलाइसिस करो, सेम वही कहानी, 2H 2F, 2F लेगा यहां से, तो क्या बनाएगा, 2HF, पीछे क्या बचा, एक ऑक्सीजन, यहां से 2 फ्लोरीन गए, क्या बचा, F2, XeO, एक ऑक्सीजन और लगा देंगे, O2 F2, तो आपके पास XeO2 F2 बचा। कहानी समझ आ गई। अब ये जो XeO2 F2 है, अभी इसमें 2 फ्लोरीन बाकी है, एक वाटर मॉलिक्यूल और लगा दे तो 2HF और ये O यहां करके क्या बना देगा, XeO3 प्लस में क्या बना देगा, 2HF। और अगर इन तीनों को हम लोग कंबाइन कर दें तो ये ऊपर वाली रिएक्शन आपके पास आ जाएगी। सिंपल सी रिएक्शन थी, कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो चाहे आपसे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में पूछे या आपसे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में पूछे, बताइएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे हाँ, एक टाइप का क्वेश्चन और है इसके ऊपर, वो भी बन सकता है कि जो जिनोन के फ्लोराइड्स हैं, जिनोन के फ्लोराइड्स हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो XeF2 है, इन जिनोन के फ्लोराइड की रिएक्शन अगर हम लोग हैलाइड एक्सेप्टर के साथ करवाते हैं, हैलाइड एक्सेप्टर यानी मैंने लिया PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, क्लियर है, ठीक है, करवाएंगे तो क्या होगा, ये फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड यहां से एक फ्लोराइड लेगा यानी एक हैलाइड लेगा, तो ये हैलाइड क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, तो क्या बनाएगा, जिनोन की कैटायनिक स्पीशीज बनाएगा। क्या बनाएगा, जिनोन की कैटायनिक। अब देखो एक F नेगेटिव इसको दे दो, तो ये क्या बन गया आपके पास, PF6, ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। अगर F नेगेटिव चला गया तो पीछे यहां पर क्या बचा, XeF, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जिनोन का कौन सा स्पीशीज बना, जिनोन तो कैटायनिक में आया ना, कैटायनिक स्पीशीज, और ये क्या है, ये आपका है हैलाइड एक्सेप्टर। कहानी समझ आ गई। चलो सिमिलरली मान लो हमने ले लिया XeF4 और यहां पे हमने ले लिया SbF5, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ये भी आपका यहां पर क्या है, ये भी है हैलाइड एक्सेप्टर। ठीक है, क्या बनेगा, ये यहां से एक F नेगेटिव को एक्सेप्ट करके ये क्या बनेगा, SbF6 नेगेटिव हो गया, ये F नेगेटिव यहां से चला गया, पीछे क्या बचा, XeF3 पॉजिटिव, XeF3 पॉजिटिव बचा। कहानी समझ आ गई। तो ये भी क्या बन गया आपके पास, ये भी किस में आ गया, कैटायनिक में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, कैटायनिक स्पीशीज में आएगा। कहानी समझ गए। अब हमने ले लिया XeF6 मान लो, ठीक है, अब हम ले लें मेटल के फ्लोराइड, जैसे मान लो मैंने लिया एल्कली मेटल फ्लोराइड NaF ले लिया, सोडियम फ्लोराइड ले लिया। अब यहां पर ये जो एल्कली मेटल फ्लोराइड है, ये हैलाइड एक्सेप्टर नहीं है, ये तो F नेगेटिव को देगा, तो ये क्या है, ये हैलाइड डोनर है। अगर हम लोग जिनोन के फ्लोराइड की रिएक्शन हैलाइड डोनर से करवाते हैं तो जिनोन क्या बनाएगा, एनायनिक स्पीशीज बनाएगा। तो देखो ध्यान से, ये F नेगेटिव यहां गया
तो पीछे यहां पर क्या बचा, Na पॉजिटिव, ठीक है, और F नेगेटिव यहां जाके ये क्या बनाएगा, XeF7 नेगेटिव, तो ये किस में आ गया, एनायनिक स्पीशीज में आ गया। कहानी समझ गए, ठीक है। अब NaF ले सकते हो, KF सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये ले सकते हो, यानी एल्कली मेटल के मैंने फ्लोराइड ले लिए। कहानी समझ गए, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छे से इसको भी उतार लो एक बार, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अब आगे एक टाइप और बता देता हूं आपको, हो सकता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास जिनोन के 3 हैलाइड हैं, जिनोन के हमारे पास 3 हैलाइड है, कौन सा है, XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है। हम क्या करवा दें, इनका हाइड्रोलाइसिस करवा दें तीनों का, और हम देखते हैं कि तीनों के हाइड्रोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या बनेंगे। अभी मैंने XeF6, अभी मैंने आपको XeF6 का तो हाइड्रोलाइसिस बताया था। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 3, तो क्या बनेगा आपके पास, बनेगा XeO3 बनेगा, प्लस में 6 क्या बनते हैं, HF बनते हैं। ये रिएक्शन तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में। और अगर आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हो तो सबसे पहले बन जाएगा XeO4, फिर बनेगा XeO2F2 और लास्ट में क्या बन जाएगा, XeO3। ये क्लियर है। अब इन दोनों पे आते हैं। अब इस XeF2 का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो प्रोडक्ट में एक तो बनेगा जिनोन, एक तो क्या बनेगा, जिनोन, प्लस में और क्या बनेगा, HF बनेगा, क्या बनेगा, HF, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी, क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस कैसे, 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं और यहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं, 2XeF2 ले लेते हैं। तो जिनोन कितने बने हमारे पास, जिनोन बने हमारे पास कितने, 2। उसके बाद HF कितने बनेंगे, कितने F है, 4, और कितने H है, 4, तो 4 हमारे पास बन गए क्या, HF, और क्या बन गई, O2। ध्यान रखना कि XeF2 का हाइड्रोलाइसिस पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ये क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। XeF4, XeF4 का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, XeF4 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या क्या बनता है, तो भैया जिनोन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, HF बनेगा ही बनेगा, ठीक है, O2 निकलेगी निकलेगी, लेकिन एक चीज और बनेगी यहां पे, क्या, XeO3, XeO3 भी बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, XeO3 भी बनेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, कैसे, ये 6 मॉलिक्यूल्स ले लो, ये 12 मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है। तो आपके पास 4 तो बन जाएगा, Xe2 बन जाएगा, XeO3, तो टोटल जिनोन कितने हो गए, 2 and 4 6 जिनोन आ गए। अब फ्लोराइड में लेते हैं, कितने फ्लोराइड है टोटल, 24 है, कितने हैं, 24, तो HF कितने बन जाएंगे, 24 बन जाएंगे, तो 24 फ्लोराइड बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन आपके पास यहाँ कितने हैं, 24, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 24, ये बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 12, अब यहाँ पर कितने हैं, 6, अब ये 6 है तो फिर ये भी क्या कर दो, 6 कर दो, बैलेंस हो गया। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये वाली जो रिएक्शन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होता है कि सर ये इंपॉर्टेंट कैसे हो गई, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वेयर द सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। कैसे, देखो ध्यान से, XeF4 में जिनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4 हो गया, तो फ्लोराइड है, F- है, -1 है, तो 4 पे -4, तो जिनोन का हो गया +4। ओके, अब देखो यहां पे प्रोडक्ट में क्या बना, जिनोन इज इन द एलिमेंट्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। ओके, अब यहां पर XeO3 में ऑक्सीजन कितना है, -2, तो 3 ऑक्सीजन कितना हुए, -6, तो जिनोन यहां पर कितना हुआ, +6। तो आपको दिखा कि जिनोन +4 से कहां गया, +6, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ। और +4 से कहां पे गया, 0, पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मींस द सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। तो जिनोन का कौन सा हैलाइड
हाइड्रोलाइसिस पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, कौन सा? XeF4। मैं टीचर होता तो मैं ये क्वेश्चन जरूर बनाता। ठीक है, कहानी समझ आ गई? तो ये था ज़ीनोन के फ्लोराइड्स का हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और उनके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपके जो नीट के लिए और जेई के लिए, जेई मेंस के लिए जो क्वेश्चन आने चाहिए थे, मैंने आपको सारे टाइप बताए हैं। अच्छे से इसको स्टडी कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चन करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% टाइम पूछा जाता है, 4 नंबर उस क्वेश्चन के आपके गारंटीड पक्के होने चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।